वेलकम बैक। आज के लेक्चर का टॉपिक है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमें पोस्ट वॉर एरा के बारे में बात करनी है। हमें ये पता लगाना है कि जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो इन सिचुएशन से वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस ने रिकवर कैसे किया, आखिर इकोनॉमीज ने रीबिल्ड कैसे किया। तो फिर चलिए दोस्तों पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन के करीब 20 इयर्स बाद यानी कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू करीब 6 सालों तक चला। इस वॉर में अलाइज और यहाँ तक कि एक्सेस पावर्स ने हिस्सा लिया। एक्सेस पावर्स में स्टूडेंट्स जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। वहीं अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। जानते हैं दोस्तों, ये जो वॉर था इसे हम टोटल वॉर के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में डिफरेंट वेपन्स का यूज किया गया। ये वॉर लैंड, एयर, वाटर हर जगह पे लड़ा गया। ये उसी समय की बात है फ्रेंड्स, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे दोस्तों, जहां आज भी अगर हम जाएं तो हम इन एटॉमिक बॉम्ब्स के इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर वन के कंपैरेटिवली वर्ल्ड वॉर टू ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ है क्योंकि इस वॉर में सोल्जर्स के कंपैरेटिवली सिविलियंस बहुत ज्यादा मारे गए। कहा जाता है कि इस वॉर में वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन मारी गई थी स्टूडेंट्स, यानी कि करीब 60 मिलियन लोग मर गए थे। इस वॉर के बाद ही यूएस पूरे वर्ल्ड के सामने दोस्तों एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में सामने आया, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और मिलिट्री वाइज भी। जानते हैं वॉर के बाद वर्ल्ड के वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया और वहीं ईस्ट की तरफ यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन के खत्म हो जाने के बाद और फिर वर्ल्ड वॉर टू के खत्म हो जाने के बाद जब इकोनॉमीज ने रिकवर करना शुरू किया तब फेमस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने मीटिंग की ताकि वो इकोनॉमी की रीबिल्ड के प्रोसेस को डिस्कस कर सके। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने और पॉलिटिशियंस ने कहा कि देखो, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत सी लर्निंग्स मिली हैं। हमें इन लर्निंग्स पर काम करना चाहिए, इन पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर हमें वॉर का सामना करना भी पड़े तो डिफरेंट नेशंस में इतने डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ना आए। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन्हीं लर्निंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। पहली लर्निंग है प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने कहा कि अगर वॉर के इम्पैक्ट से जल्दी रिकवर करना हो या फिर डिफरेंट नेशंस में डिस्ट्रक्शन के लेवल को कम करना हो तो जरूरी है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जाए। एक नेशन में दोस्तों स्टेबिलिटी तभी आती है जब मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजम्पशन भी हो, यानी कि सिटीजन्स ज्यादा से ज्यादा गुड्स को मार्केट से परचेज करें, उनका यूज करें। फ्रेंड्स, मास कंजम्पशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक नेशन के सिटीजन्स की स्टेबल इनकम हो। अब स्टेबल इनकम तभी हो सकती है जब ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स के पास स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को दूर करना और इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तभी दोस्तों इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने कहा कि पहली लर्निंग है, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव तो है प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए। अब सेकेंड लर्निंग पर आते हैं। दूसरी लर्निंग है दोस्तों इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने कहा कि जरूरी है कि डिफरेंट नेशंस के साथ इकोनॉमिक लिंक्स बनाए जाएं, यानी कि दोस्तों अगर वॉर के इम्पैक्ट से जल्दी रिकवर करना है या फिर डिस्ट्रक्शन के लेवल को कम करना है तो जरूरी है कि डिफरेंट नेशंस के साथ जो रिलेशंस है उन्हें रेगुलेट किया जाए, उन्हें बना कर रखा जाए ताकि फ्रेंड्स एडवर्स सिचुएशंस में भी फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ लेबर बना रहे। तो ये थी दोस्तों दो लर्निंग्स जो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से सीखी। जानते हैं धीरे धीरे इन लर्निंग्स पर डिफरेंट नेशंस ने काम करना शुरू कर दिया और यही सबके ऑब्जेक्टिव्स भी बन गए। इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए गए। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हेमिस्फीयर में जो एक एरिया है जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
और एक वर्ल्ड बैंक। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ही दोस्तों मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। इन्हें काम दिया गया कि इन्हें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, इकोनॉमिक्स लिंक्स बनाने हैं बाकी डिफरेंट नेशंस के साथ। फ्रेंड्स, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस ने काम करना शुरू किया 1947 में और इन इंस्टीट्यूशंस के कारण जानते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस में इकोनॉमी में रिकवरी के इम्पैक्ट्स दिखाई दिए। इनकम करीब 5% बढ़ गई, एनुअल ट्रेड करीब 8% बढ़ने लगा। जानते हैं दोस्तों, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंटरनेशनल प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए। यानी कि अगर किसी भी नेशन में ओवर प्रोडक्शन हो रही हो या फिर प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो तो ऐसी सिचुएशंस को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को मैनेज करना होगा। वहीं फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक को काम दिया गया फाइनेंशियल सर्विसेज का सपोर्ट प्रोवाइड करने का। यानी कि अगर किसी भी नेशन को वॉर के इम्पैक्ट से रिकवर करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उस केस में वर्ल्ड बैंक को सामने आना होगा। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो भी डिसीजंस लेते उसमें उस समय यूनाइटेड स्टेट्स को वीटो पावर दी गई। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी डिसीजन के खिलाफ होता तो दोस्तों वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। वहीं फ्रेंड्स, उस समय ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर बेस्ड था। यानी कि फ्रेंड्स, उस समय डॉलर की वैल्यू फिक्स कर दी गई। डॉलर को सुप्रीम करेंसी मानकर बाकी करेंसीज को डॉलर के साथ लिंक कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। So thank you for watching. I'm sure students आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।